चलो जी, तो यहां से मैं कंटिन्यू करता हूं। तो कल हम लोग लिख रहे थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमने लिखा था है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो ये हमने कल डिफाइन किया था, और थ्योरम मैंने लिखा नहीं था, मैं एक क्वेश्चन लिख दिया था थ्योरम के बेस पे। तो वो क्वेश्चन में ये था, हमने ये लिखा था कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो जरूरी है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मैं थ्योरम लिखूंगा अभी। तो यहाँ पे ये था हमने कि अ फंक्शन, एक फंक्शन है एफ, लेट से ए टू बी। सो एक फंक्शन एफ है ए टू बी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे आएगा कि x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2 for all x1 comma x2 belongs to a। ये है डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। थ्योरम लिखेंगे तो वो थ्योरम ये है कि इफ f फ्रॉम a टू b इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि थ्योरम सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए वैलिड है। ओके, so f from a to b is differentiable function, this is differentiable function such that कि f dash x पॉजिटिव है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। a इसका डोमेन है, b आपका कोडोमेन है, ठीक है ना। देन ये थ्योरम गारंटी करता है कि f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे एक्स क्यूब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वो इस थ्योरम से आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर है, और 3x स्क्वायर जीरो भी हो सकता है। सो थ्योरम से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के लिए। सो एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ड्यू टू द डेफिनेशन, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे दो एग्जाम्पल है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। सो एफ एक्स बराबर, जैसे सिंपली एक एक्स है, तो यहाँ से अगर आप एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देन थ्योरम गारंटी करता है, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ना, तो थ्योरम गारंटी कर रहा है कि जो एफ एक्स है ना पूरे आर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो एफ एक्स बराबर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब डोमेन में रियल नंबर ले रहा हूं। जबकि दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, यहाँ एफ डैश एक्स एक्स क्यूब है, तो यहाँ सॉरी एफ एक्स एक्स क्यूब है, सॉरी, तो एफ एक्स इज एक्स क्यूब। तो एफ डैश एक्स अगर आप फाइंड करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर। एंड अब यू कैन नॉट से कि 3x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो थ्योरम यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं देगा। ये नहीं कहेगा, थ्योरम कहेगा कि इसकी कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा। इसने बस कहा कि इफ वाला सिचुएशन ट्रू है तो देन वाले की गारंटी है, इफ वाला अगर फॉल्स है तो टेस्ट फेल हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट, मतलब थ्योरम कुछ नहीं कंक्लूजन करेगा। देन यू हैव टू फर्दर चेक। तो यहां से थ्योरम कुछ भी, ये तो मोर देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो यहाँ पे थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इस एग्जाम्पल के लिए थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि थ्योरम तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम कैसे बोलेंगे एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? बाय डेफिनेशन। तो x1 लेस देन x2 है, तो x1 की पावर 3 लेस देन x2 की पावर 3, यू कैन से डायरेक्टली दिस, और इसलिए एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे थ्योरम फेल हो जाएगा, है ना। सो थ्योरम विल नॉट बी एप्लीकेबल हेयर। ओके है ना। तो बस यही बताने को, कल मैं ये एग्जाम्पल लिखा था। तो ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है, मैं यहाँ बताना क्या जा रहा हूँ, ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट नहीं है। यू कैन नॉट से कि इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यू कैन नॉट से दिस। यहाँ इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट नहीं है, वन वे रिजल्ट है, जस्ट वन वे रिजल्ट है यहाँ पे। ओके, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना। हाँ वो में आते हैं, इंक्रीजिंग पे आते हैं, थोड़े से पेशेंस रखिए। तो ठीक है जी, तो ये हमने कल भी इतना डिस्कस किया था। आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रहे हैं। अब आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन पे।
सो अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, कोई फंक्शन है कि a function f from a to b, so a is domain, b is codomain. Okay, so a function f from a to b is, so a function f from a to b is increasing function. देखो मैंने दो कैटेगरी ली है, एक इंक्रीजिंग एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. कुछ बुक में आपको दो कैटेगरी ऐसा मिलेगा, नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. तो उस बुक में जो नॉन डिक्रीजिंग है उसका मतलब इंक्रीजिंग है जो मैं लिख रहा हूँ, और उनका जो इंक्रीजिंग है वो मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो बुक टू बुक चीज़ें वैरी करती हैं, है ना. तो बुक्स में हो सकता है जो मैं इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ वो नॉन डिक्रीजिंग लिख रहा हूँ, और जो मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखे हैं उसको वो सिर्फ इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ. तो आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे क्या है. ठीक है. तो a function f from a to b is increasing function, is increasing function if and only if. तो यहाँ पे क्या होगा कि x1 लेस देन x2 विल इम्प्लाई fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a. डिफरेंस क्या है, वहां इक्वलिटी अलाउड नहीं था, है ना, पिछले वाले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यहाँ इक्वलिटी अलाउड नहीं था. अब देखिए डिफरेंस, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डेफिनेशन था, यहाँ इक्वलिटी नहीं है, यहाँ इक्वलिटी भी अलाउड है. ठीक है. सो मतलब टू डिफरेंट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जहां पे वैल्यू इक्वल हो जाए इंक्रीजिंग, है ना. मतलब मान लो x1 लेस देन x2 है बट दे मे बी इक्वल, है ना. तो हमने जो लिखा है जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट कांस्टेंट फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. थ्योरम अगर लिखेंगे तो क्या होगा, अब आप सोचिए, क्या ये एक दूसरे को, चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक दूसरे को इंप्लाई करेगा. सो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे कल लिखा था मैंने. अब आप सोचिए इस पे कि लेट f फ्रॉम r टू r, उल्टा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो गारंटी है इंक्रीजिंग होगा, बट इंक्रीजिंग मे नॉट बी स्ट्रिक्टली कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन बट कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, बट एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है ना. तो f फ्रॉम r टू r बी डिफरेंशिएबल फंक्शन. तो f r से r में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन तो आपको बताना है क्या ट्रू है. जैसे पहला ऑप्शन है कि f डैश x मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r implies f is increasing function. दूसरा है कि f is increasing function, f is increasing function implies f dash x is more than equal to 0 for all x belongs to r. तीसरा है there exists an increasing function, so there exists an increasing function f such that f dash x is, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, f dash x is equal to 0 for all x belongs to r, एंड d होगा, इसी को मैं लिख देता हूँ, है ना. बताइए इनमें से क्या सही लग रहा है आपको, आराम से सोच के बताइए. अगर कोई ऑप्शन गलत होगा तो उसका काउंटर एग्जाम्पल होगा. ठीक है. लेकिन देयर एग्जिस्ट का आपको मतलब समझ आना चाहिए क्या मतलब है.
हम्म, कहाँ किस ऑप्शन में क्या लिखा है? दोनों होता है। हम्म, तो व्हाई डू थिंक बी इज रॉन्ग? काउंटर एग्जाम्पल क्या है? आपको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, ऐसा कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन है जहां एफ डैश एक्स मोर देन और इक्वल टू जीरो नहीं है। यहाँ मोर देन और इक्वल टू जीरो, एनी वन हैपेंस देन। हाँ, नहीं, मोर देन इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू जीरो, हाँ, है ना। और यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जो सेटिस्फाई कर रहे हो। तभी आपको कुछ एग्जांपल इधर बता देता हूँ पहले ही, देखिए। तो यहाँ पे मैं कुछ अगर एग्जांपल लिखूं, मान लो एफ एक्स बराबर 2 है, तो चेक करो ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये चेक कि अगर x1 लेस देन x2 है तो एफ एक्स वन टू टू ओके हो जाएगा। और एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल यू कैन टेक कि जैसे मैं बात कर रहा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इवन ये भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि अगर x1 लेस देन x2 है तो x1 लेस देन और इक्वल टू x2, तो वो और वाला ऑप्शन है, कोई भी एक ओके है तो स्टेटमेंट ट्रू माने जाएंगे। तो x1 लेस देन x2 है तो मतलब x1 लेस देन और इक्वल टू x2 इज ऑल्सो फाइन। मतलब जैसे 2 लेस देन, मान लो जैसे 3 है, अगर मतलब 2 लेस देन और इक्वल टू 3, बोथ आर ओके स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, है ना। जैसे इवन 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, यस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ इसका मतलब लेस और इक्वल, तो या तो लेस हो या इक्वल हो, तो इक्वल है दैट्स फाइन। यहाँ लेस और इक्वल, लेस है दैट्स फाइन। तो सो एफ एक्स इज एक्स हो गया। और दूसरा जैसे मान लो जैसे आप एक्स क्यूब कह रहे थे, एक्स क्यूब ले लीजिए, ये सब, ये कांस्टेंट फंक्शन भी देखो। तो इंक्रीजिंग में बस क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन इंक्लूड हो गया, यही डिफरेंस है ना, बाकी तो ओके है, बस कांस्टेंट फंक्शन यहाँ अलाउड है, बाकी वही है। तो इवन मैं अगर थ्योरम लिखता हूं तो आप देखेंगे कि if f is strictly increasing function, if f is strictly increasing function, then f is also increasing function, वो increasing तो होगा ही, ठीक है। अगर f strictly increasing तो increasing, but converse is not true, तो रिमार्क अगर मैं लिखूं, रिमार्क में ये है कि कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना। कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दैट इज नॉट गारंटी दैट इट विल ऑल्सो बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एग्जाम्पल के लिए कॉन्स्टेंट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये वाला ये इंक्रीजिंग है बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो एक काउंटर एग्जाम्पल है। तो इसके लिए सपोर्ट के लिए काउंटर एग्जाम्पल चाहिए, तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लो, एफ एक्स बराबर 2 ही ले लिया हमने, तो ये काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इनफैक्ट आप ऐसे समझिए कि जैसे एक बॉक्स है इंक्रीजिंग फंक्शन का, तो उसके अंदर एक बॉक्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग भी होगा, तो ये लार्जर बॉक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन का बॉक्स है, और जो स्मॉलर बॉक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन का है। सो अगर फंक्शन इंक्रीज, सॉरी स्ट्रिक्टली उल्टा बोल देना,
स्मॉलर बॉक्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, बट जो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इस सेट में, ये वेन डायग्राम की तरह आप समझ सकते हैं, वेन डायग्राम, तो जो है ना, तो सेट ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। मैं इसी थ्योरम को वैसा भी लिख सकता हूँ कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो सेट ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो सेट है ये सबसेट होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के सेट का, ठीक है। सो एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट मे नॉट बी ट्रू, ठीक है ना। तो यहां तक ओके है। अब आगे आते हैं इस क्वेश्चन पे। है ना, ठीक है ना। तो तो चलो सही है ना, ठीक है सब लोग। तो इसमें ऑल फोर करेक्ट ऑप्शन है, तो है ना, देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, तो इसको ट्रू बोलने के लिए मुझे एक एग्जांपल मिल जाएगा तो काम हो जाएगा ना। तो जैसे इसके सपोर्ट में मेरे पास एग्जांपल है fx बराबर 2, देयर एग्जिस्ट का मतलब इफ वी कैन सर्च द वन फंक्शन दैट सेटिस्फाइज फाइन, देयर एग्जिस्ट एन इंक्रीजिंग, तो ये यहाँ fx बराबर x ले लो, तो x की वजह से ट्रू है, इसकी वजह से ट्रू है ये ऑप्शन। अब ये तो होगा ही इंक्रीजिंग है, तो मोर और इक्वल टू जीरो होगा, मोर देन इक्वल टू जीरो है तो ये है ना। तो मतलब ये समझिए कि एक कांस्टेंट फंक्शन इंक्लूड हो गया जस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन में एक्स्ट्रा, ये है। तो यहाँ से अगर थ्योरम लिखे हम, जो अभी लिख रहा था मैं, तो वो थ्योरम अगर लिखूंगा तो ये होगा कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन ये होगा f is increasing function if and only if, यहाँ if and only if लिख रहे हैं हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में if and only if नहीं लिखा था हमने, यहाँ पे if and only if होगा। so f is increasing function if and only if f dash x is more than equal to 0 for all x belongs to domain, domain है set a, ठीक है। तो ये यहाँ पे if and only if है कि if it is increasing then more or equal 0 होगा, ऐसा हो रहा है more than or equal to 0 then it is increasing function, ठीक है। तो ये वाला थ्योरम है जो कि लोअर क्लास में आप लोग इसे सॉल्व करते होंगे। चलो जैसे अभी कल एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, आप लोगों ने ट्राई किया था, जैसे कल का क्वेश्चन अगर मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़े थे तो वो अच्छा हाँ हाँ ओके, नहीं समझे नहीं, कहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताइए। हम्म हम्म
हम्म हम्म हाँ, तो मैंने कब कहा स्क्रीन नहीं हुए? एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमने थोड़ी मना किया नहीं है। हाँ, थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, यस अभी बोल रहा हूँ, वो अभी बोल रहा हूँ एप्लीकेबल नहीं होगा थ्योरम। ये थ्योरम आप थोड़े आंख खोल के देखो, यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको ढंग से पढ़ो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक भी ऐसा पॉइंट हो गया जहां पे ये ब्रेक हो गया ना, तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। वैसा कहाँ लिखा हुआ है बताइए, ऐसा कहीं थ्योरम दिखाइए जहां लिखा हुआ हो कि यहाँ मतलब कुछ पॉइंट को छोड़ के ऐसा हो तो हो जाएगा। कहाँ से पढ़ा आपने? ये लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां पे इसको फेल हो। अगर एक भी पॉइंट पे फेल हो रहा है तो वो इस थ्योरम में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के लिए थ्योरम वैलिड नहीं है, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर एक्स के लिए वैलिड है ये थ्योरम। तो थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब इसके सारे इफ वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स क्यूब इफ वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक्स की पावर 5 इफ वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इस थ्योरम के हेल्प से नहीं बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। आपका लॉजिक वैसे, मैं वैसे कई सारे ऑप्शन चीजें हम कर सकते हैं ना। तो आपके हिसाब से जैसे मैं अगर ऐसा लिख दूं, मान लो फॉर एग्जांपल एफ एक्स बराबर यहाँ एक्स ले लेता हूँ जब एक्स नॉट इक्वल टू 1, और 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो आपके हिसाब से ये भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1 पे ही फेल होगी, बाकी पे ओके है। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बस एक्स 1 को छोड़ के, खाली 1 पे ही प्रॉब्लम है ना। यहाँ एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा कब, जब एक्स 1 होगा, है ना। तो आपके हिसाब से ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका ग्राफ बना के देखो। अब कह रहा हूँ कि अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे फेल हो जाए, तो डिस्क्रीट पॉइंट पे फेल हो रहा है, सिर्फ 1 पे फेल हो रहा है ये, बाकी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 0 पे डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएबल ही नहीं है 0 पे, इनफैक्ट ये है ना, मैं लिख भी नहीं सकता यहाँ पे 0 पे ये डिफरेंशिएबल, सॉरी 1 पे, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, सो f इज नॉट होगा 1 पे, सॉरी। हाँ बताइए है कि नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, है इसकी इंक्रीजिंग? ग्राफ बनाना आता है आपको इसका? अच्छा 1 में लिख दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं ब्रेक कर, 0 0, वो भी तो वो सेम ही हो गया। हाँ 0 लिख देता हूँ, यहाँ मैं ये लिखना चाह रहा था, वो तो एफ एक्स बराबर एक्स ही हो गया ना, वो तो एफ एक्स बराबर एक्स ही हो गया, 0 कर दिया। हाँ अब बताइए, तो आपके लॉजिक के हिसाब से अभी भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ ठीक है, चलो एफ एक्स बराबर 0 ले लिया, कुछ और ले लो, मतलब 1 के अलावा कुछ ले लो, क्योंकि 1 लूंगा तो 1 ही आ गया ना, तो फिर तो बराबर हो गया, एफ एक्स बराबर एक्स ही हो गया। 0 ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, अब बताइए, क्योंकि 1 पे तो एफ एक्स बराबर एक्स ही हो जाएगा। अब बताइए, तो ये 1 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। तो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना ये, तो वैसे तो फॉर ऑल डोमेन के लिए भी दिया हुआ है ना ये तो, वो तो अगर डिफरेंशिएबल के लिए तो वैसे वहां पे भी ये के लिए भी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि आपका आइडिया रबिश है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है उसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है, उसको ठीक करो आप। और जहां लिखा हुआ कोई किताब लिखा हुआ दिखा दो मुझे, आई डोंट थिंक ऐसा कहीं लिखा हुआ होगा, आप कोई बुक का फोटो कॉपी भेज दो तो मैं मान लूंगा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, ये चीज़ें हैं। क्योंकि थ्योरम के अगेंस्ट कोई लिख ही नहीं सकता ना, अगर कोई लिख रहा है तो उसको समझ नहीं है मैथमेटिक्स की, ये चीज़ें हैं कि थ्योरम के अगेंस्ट कोई लिख ही नहीं सकता। अगर थ्योरम कह रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, तो इसमें वो वायलेट कर ही नहीं सकता उस कंडीशन को, ठीक है, ये चीज़ है। सो आते हैं यहाँ पे, तो f फ्रॉम a टू b इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो हमने ये इफ एंड ओनली लिखा है। आगे हम लिखते हैं नेक्स्ट, अभी मैं क्वेश्चन से पहले मैं लिखा देता हूँ डिक्रीजिंग, और ये फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर लिखे हम यहाँ पे, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? तो सेम है, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिफाइन किया बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा कि क्या करना है। मान लो अ फंक्शन, ये होगा अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ठीक है ना। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। तो डेफिनेशन हमेशा इफ एंड ओनली इफ होता है। आप किसी भी चीज का डेफिनेशन देखेंगे तो हमेशा इफ एंड ओनली इफ होगा। तो यहाँ पे आएगा सेम लॉजिक है कि x1 लेस देन x2 विल इम्प्लाई fx1 स्ट्रिक्टली मोर देन fx2। देखिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जा रही है, x1 लेस है x2 से, तो fx1 ज्यादा हो जाएगी fx2 से, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब x1 x2 बिलोंग्स टू a। सो यहाँ होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। बिल्कुल सेम ही है थ्योरम में। कुछ एग्जांपल अगर लिखूं तो जैसे fx बराबर माइनस एक्स, fx इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, fx इज इक्वल टू 1/x जब इसका डोमेन पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x²। तो 1/x का ग्राफ है ना, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो पॉजिटिव के लिए है ना। इसका डोमेन हमने फिक्स कर दिया, तो डोमेन पॉजिटिव है। तो ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे क्या यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास कि हम अगर थ्योरम लिखेंगे कि लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना। मान लीजिए एफ ए से बी में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ए टू बी इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन। एंड एफ ए टू बी क्या होगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। देन सच दैट जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना। तो अगर इसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, देन उस केस में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो मतलब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं लिख सकते, ठीक है ना। सो वी कैन नॉट राइट इफ एंड ओनली इफ, लाइक अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो देन एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये है सिंपल। अगर जैसे मैं क्वेश्चंस लिख रहा था, अगर यही वही चार ऑप्शन में फिर से बनाता जैसे हम पहले लिखे थे, अगर मैं इसको मान लो अभी क्वेश्चन नंबर 3 बोल दूं, तो लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफरेंशिएबल, मान लीजिए ऐसा है, डिफरेंशिएबल है, तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे होगा वही सेम चार ऑप्शंस में बनाता हूँ। तो जैसे ए ऑप्शन है कि एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन एफ डैश एक्स विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक। दूसरा होगा एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर विल इम्प्लाई एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। और तीसरा यहां से आ जाएगा कि there exists a function f such that there exists तो यहां से होगा there exists an strictly decreasing function strictly decreasing function है ना,
एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, या भी चलो इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। यहाँ क्या लिख रहा हूँ, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड अगला जो आएगा डी हो जाएगा ना। देयर एग्जिस्ट अ एन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग function such that f dash x is 0 for all x belongs to R। बताइए इसमें क्या करेक्ट होना चाहिए, सोच के बताओ, ठीक है। गलत है तो काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए, सही है तो फिर प्रूफ लिख सकते हैं या कन्विंस होना पड़ेगा आपको। ओके है ना जी। जी हाँ, डी क्यों लग रहा है आपको सही है। देयर एग्जिस्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको इन दोनों वर्ड में डिफरेंस पता है ना, फॉर ऑल में और फॉर सम में, है ना। तो ठीक है जी। सो यहाँ से सिंपल है कि लाइक हमने भी देखा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मीन वैल्यू थ्योरम अगर यहाँ पर लगाओगे तो आप प्रूव कर पाओगे कि एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली नहीं, अच्छा इसमें तो प्रॉब्लम है ना, जैसे माइनस एक्स क्यूब है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो है, हाँ, बट इसमें एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है। तो पहला तो क्या लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ए सही है बी सही है, चेक करो, पहला गलत है ना, ए क्यों सही है। ए का काउंटर एग्जांपल है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब, है ना। हाँ, क्योंकि एफ एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब तो उसका काउंटर एग्जांपल है ना, क्योंकि दिस फंक्शन, सो वी कैन प्रूव दैट कि अगर x1 लेस देन x2 है तो इट विल गारंटी, हमने ये पढ़ा था कि x1 की पावर 3 लेस देन x2 की पावर 3 एंड माइनस x1 की पावर 3 मोर देन होगी यहाँ से माइनस x1 की पावर 3 मोर देन होगी माइनस x2 की पावर 3। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि x1 तो लेस देन x2 है और ये जो fx1 है स्ट्रिक्टली मोर देन fx2 है। सो बाय डेफिनेशन, है ना, बाय डेफिनेशन हमारा ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब, वो डेफिनेशन के हेल्प से दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसका मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो माइनस 3x स्क्वायर होगा एंड वी कैन नॉट गारंटी दैट माइनस 3x स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, बिकॉज दिस कैन बी 0, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना, 0 इज न्यूट्रल, सो दिस इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो दिस मे बी 0 एट सम पॉइंट। तो यहाँ से पहला गलत है, दूसरा सही होगा एक्चुअली। अगर मुझे कहीं मिलता है कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इफ ये इफ कंडीशन है, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है, अगर एफ डैश एक्स मुझे पता है कि नेगेटिव है, गारंटी है, देन गारंटी है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब ये नहीं कह रहा अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होता है, ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट में P ट्रू है तो Q के ट्रू होने की गारंटी होती है ना, अगर P फॉल्स है तो Q ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब एक ऐसा फंक्शन मुझे मिलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जहां पे एफ डैश 0 है फॉर सम, तो फॉर सम इज लाइक देयर एग्जिस्ट, कि कुछ ऐसा x मुझे मिल जाए, एक भी x ऐसा मिल गया जहां पे 0 हो जाए, तो यही एग्जांपल है। इसी एग्जांपल के हेल्प से ये ऑप्शन ट्रू है ना, इसी एग्जांपल के हेल्प से पहला फॉल्स था।
और इसी एग्जाम्पल से सी ट्रू है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ट्रू क्यों कह रहा है, क्योंकि जनरली मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल कभी ट्रू नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे ट्रू इसलिए कह रहा है क्योंकि स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट लगा हुआ है। फॉर ऑल वाले में एग्जाम्पल कभी भी ट्रू नहीं बता सकता, यहाँ पे तो देयर एग्जिस्ट बोल रहा है। तो एक एग्जाम्पल हमने ढूंढ लिए तो वो स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा, बिकॉज ये देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है इसीलिए। तो यहाँ एक अलग देयर एग्जिस्ट एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा जहां डेरिवेटिव जीरो हो जाए, क्योंकि अगर डेरिवेटिव हर पॉइंट पे जीरो है मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट अलाउड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नॉट अलाउड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तो इसलिए गलत है ये, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये इस तरह आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका थ्योरम जो हमने अभी थ्योरम लिखा नहीं, लिख दिया, ये लिखा ना। तो अगर डिक्रीजिंग है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने की गारंटी है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव को नेगेटिव होने की कोई गारंटी नहीं है। सेम स्टोरी मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए लिख देता हूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं डिक्रीजिंग फंक्शन लिख देता हूं यहां पे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें ये है कि अ फंक्शन f from a to b is decreasing, this is decreasing if and only if x1 less than x2 implies fx1 more than or equal to fx2 for all x1 comma x2 belongs to a। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फिर से मैं एग्जाम्पल लिखूं तो fx बराबर 2 ले लो, एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा पहले भी लिखा था हमने, है ना, fx बराबर -2 ले लो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। fx बराबर आप -x ले लो, fx बराबर -x³ ले लो, है ना। x² जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है ना आर पे। हम्म, बोथ इंक्रीजिंग वो कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट। देयर एग्जिस्ट बोलेगा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, तो यस इट इज कांस्टेंट फंक्शन है। तो थ्योरम क्या होगा यहाँ पे, सो जैसे मैंने इंक्रीजिंग के लिए लिखा सेम स्टेटमेंट होगा कि लेट f from a to b is a differentiable function, so this is a differentiable function, ये हो जाएगा। सो f a से b में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये कहता है देन f is decreasing function if and only if f dash x is लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, है ना। तो हम लोग डोमेन पे ही बात करते हैं फंक्शन की। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, और डोमेन को मैं कैपिटल ए सेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्योरम है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन वैसे ही लिखे हैं जैसे पहले लिख रहे थे, सेम ही है, तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ वापस कुछ क्वेश्चन पे। आगे आता है मोनोटोनिक फंक्शन, है ना, या मोनोटोन फंक्शन। बताइए तो किस फंक्शन को हम बोलेगा मोनोटोन फंक्शन है। मोनोटोन फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं आप, स्ट्रिक्टली या जस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जो कांस्टेंट फंक्शन को आप मोनोटोनिक लेंगे कि नहीं, है ना, क्योंकि हाँ जैसे बुक्स में देखना पड़ेगा ना। जैसे सांजलि आप क्या कांस्टेंट फंक्शन को मानेंगे मोनोटोनिक कि नहीं। जैसे अब ये डिपेंड करेगा हम कैसे डिफाइन करते हैं। आप हो सकता है ना आप भी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमने हमने अपने तरीके से डिफाइन, कुछ बुक में ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कांस्टेंट फंक्शन को मोनोटोनिक लेके चलेंगे तो इंक्रीजिंग नहीं कर देते हैं। सो अ फंक्शन मान लो f फ्रॉम a टू b है, दिस इज मोनोटोन फंक्शन, मोनोटोन, जी जी, इफ एंड ओनली इफ
तो एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ना, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एफ इज बोथ नहीं होने चाहिए है ना, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन ए, सेट ए पे या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो है ना। तो मतलब दोनों नहीं होने चाहिए, एक्स स्क्वायर मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स के लिए डिक्रीज करेगी, पॉजिटिव एक्स के लिए इंक्रीज करेगी, तो मोनोटोनिक नहीं है पूरे डोमेन पे, है ना। तो इसका एग्जांपल आप लेंगे तो कोई भी, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे एक्स क्यूब है, एफ एक्स इज माइनस एक्स क्यूब है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये सब फंक्शन हो गया मोनोटोनिक है। ई की पावर एक्स है, लॉग एक्स है, ई की पावर एक्स है, एफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स है, एफ एक्स इज लॉग एक्स है, एफ एक्स माइनस लॉग एक्स है, ठीक है। इस तरह से जैसे एफ एक्स बराबर 1/x है जब x पॉजिटिव है, एफ एक्स बराबर 1/x जब x नेगेटिव है। तो यहाँ डोमेन हमने फिक्स किया, जब अब देखेंगे किसी फंक्शन के साइड में लिखा हुआ x क्या हो सकता है तो वो डोमेन है एक्चुअली। तो यहाँ पे डोमेन हमने ये फिक्स किया, यहाँ पे डोमेन हमने ये फिक्स किया, ये चीज़ है। तो जब फंक्शन के आगे x की वैल्यूज लिखी हो मतलब वो डोमेन है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा tan x है। भैया मान लीजिए अपना अपने डोमेन पे ये कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन पे है ना, यहाँ पे एक्चुअली tan आपको फिक्स करना पड़ेगा एग्जैक्टली जैसे tan 0 0 है और tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, उसके बाद फिर वैल्यू वापस आ जाएगी। तो ये जी जी, तो ये -π/2 से π/2 रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये r पे अगर x बिलोंग्स टू r लेते हैं तो ये मोनोटोनिक नहीं है। इवन आप कहो तो sin x भी हम बना सकते हैं मोनोटोनिक, जब x आप क्या लेंगे, है ना। इस डोमेन पे sin x भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनफैक्ट cos x भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो ए मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा, मैंने आर टू आर हर बार क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जरूरी नहीं डोमेन आर ही हो, फंक्शन को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डोमेन को, तो उस तरह से है ना। इवन cos x भी आप यहाँ लिखेंगे तभी वो मोनोटोनिक हो जाएगा -π/2 से, है ना। नहीं, cos x में cos x फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है ना, तो हमें 0 से पाई लिखना पड़ेगा। सो cos x जो है 0 से पाई में मोनोटोनिक है, राइट है। नहीं, 0 से पाई, 0 से cos 0 कितना 1, तो पाई पे -1 ना, हाँ ठीक है, डिक्रीजिंग है ना ये। तो cos x इज strictly decreasing on 0 to pi, sin x is strictly increasing on -π/2 to π/2, tan x is strictly increasing on -π/2 to π/2, ठीक है। ये सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कोई एक है, और इन सब का ग्राफ भी आपको बनाना आना चाहिए। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं वापस उस क्वेश्चन पे आता हूँ जो लास्ट क्लास में छोड़ा था, अगर आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे ठीक है, नहीं तो मैं करता हूँ। तो हम लोग ये ढूंढ रहे थे ना, तो यहाँ पे ये कहाँ निकल जैम, अच्छा जैम में सीयर वाइज खोल दिया, इसमें तो बहुत सारे पेपर्स हैं तो ढूंढना पड़ेगा, ये है ना जैम गेट। तो एक तो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ भी आएगा ना। ये वाला क्वेश्चन छोड़े थे लास्ट क्लास में। तो
बताइए इसका आंसर क्या है जिन लोगों ने ट्राई किया हो। ओके, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है ना। देखिए तो ए बी सी डी में आपको डिसाइड करना है कि क्या करेक्ट है, तो बाकी को आप है ना फॉल्स दिखा पाएंगे। काउंटर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, तो काउंटर एग्जाम्पल खेल से गलत हो जाएगा। तो कह रहा है एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है आर टू आर में, ठीक है ना। तो यहाँ बता रखा है कि जो फंक्शन है आर टू आर, डोमेन आर है, कोडोमेन आर है, और इस तरीके से है कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाता है फॉर ऑल एक्स। तो फॉर ऑल एक्स का मतलब एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है, मतलब जरूरी है क्या, एफ को इंक्रीजिंग होना जरूरी है, एफ को डिक्रीजिंग होना जरूरी है, एफ को, है ना, इस तरह से है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑड इवन फंक्शन ना, हमने लास्ट टाइम 1 1 on 2 बाइजेक्टिव डिस्कस किया। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे ही कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाला। फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो जैसे ऑड फंक्शंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन क्या है? सो अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑड फंक्शन, है ना। सो ये ऑड फंक्शन होगा इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। डोमेन का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पर ऐसा होना चाहिए। इवन फंक्शन क्या होता है कि हाँ, सो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज इवन फंक्शन if and only if f of minus x is fx for all x belongs to domain। कुछ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे है ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा, तो जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, एक्स है, एक्स क्यूब है ना, तो एक्स है, एक्स क्यूब है, ये सब ना। यहाँ पे आप लिखेंगे तो cos x है, cos x है, या कांस्टेंट फंक्शन है ना। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। तो और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है या एक्स की पावर 4 है, इस तरह के और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल के लिए बस लिख रहा हूँ, है ना। कुछ ऐसे फंक्शन भी है जो कुछ भी नहीं है ना, जैसे कुछ फंक्शन जो ऑड इवन, कुछ ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स ना तो ऑड है ना इवन है, ठीक है। तो उस तरह से, और ऐसे कौन से फंक्शन है जो दोनों हैं, एक फंक्शन जो इवन और दोनों फंक्शन है वो कौन सा है? जैसे मैं अगर इसमें एक क्वेश्चन लिखता कि लेट एफ बी अ फंक्शन which is both odd and even function, then f of 2024 is, क्या आएगा? एफ एक्स फंक्शन है जो ऑड इवन दोनों हैं, तो बताओ एफ ऑफ 2024 किसके इक्वल, एक्स की जगह ये रख दिया, किसके इक्वल आएगा? ठीक है ना। तो ओनली जीरो फंक्शन इज बोथ ऑड एंड इवन फंक्शन, है ना। ओनली जीरो फंक्शन ही होगा, ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा नॉन जीरो। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर इवन है सो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो गया, ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया, और दोनों हैं तो ऐड कर लो। तो ऐड करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स 2 टाइम ज़ीरो के इक्वल हो गया, सो एफ ऑफ माइनस एक्स ज़ीरो हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स ज़ीरो है, सो एफ ऑफ एक्स भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, या इसको माइनस एफ बुला के ऐड कर लो। तो ओनली ज़ीरो फंक्शन, तो सिर्फ ज़ीरो फंक्शन है तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि
जीरो फंक्शन, आप कुछ भी ले लो यहाँ पे, है ना। तो ये है एफ एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जैसे मैंने अभी जस्ट समझ 2024 लिख दिया ऐसे ही, तो आंसर जीरो ही होगा। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं, तो अभी इसको कंक्लूड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्यों गलत है? अगर पहला ऑप्शन गलत है तो मुझे इसका काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सो व्हाट इज द काउंटर एग्जाम्पल? तो एक्स लेंगे तो क्या सेटिस्फाई होगा? हमें तो ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो इफ कंडीशन को होल्ड करे, डिफरेंशिएबल हो और इसको होल्ड करे। नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा? ऐसा फंक्शन चुनना होगा कि ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो जाए। तुम सोचो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो खुद तो पॉजिटिव है लेकिन डेरिवेटिव करे तो नेगेटिव आ जाए? 1/x, एक्स डोमेन पॉजिटिव लेंगे तब होगा। तो लेकिन आर पे था, आप सिंपल ले लीजिए ई की पावर माइनस एक्स। अब ई की पावर माइनस एक्स के लिए चेक कीजिए, तो एफ डैश एक्स हो गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ प्रोडक्ट नेगेटिव है, यस। सो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यस। तो अब क्या हो गया? आप सोचिए, तो ये जो फंक्शन है ये क्या है? इंक्रीजिंग है, ई की पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका। तो ये काउंटर एग्जाम्पल है इसके लिए। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो मॉड एफ एक्स लिखेंगे तो भी यही आएगा। तो इसका मतलब इसका मॉड जो है वो क्या है? वो भी मॉड भी इसका डिक्रीजिंग है ना। मॉड भी डिक्रीजिंग फंक्शन है इनफैक्ट, क्योंकि ये तो इक्वल है ना, तो मॉड भी डिक्रीजिंग है। तो ये भी गलत हो गया। तो एक एग्जाम्पल लिया जिसने ए और सी को गलत कर दिया। अब बी डी में बताइए किस, अब ये देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, चूंकि यहाँ पे मुझे देना व्हिच वन इज नेसेसरली ट्रू, तो अब मुझे फॉर ऑल के लिए चेक करना है। तो अब मुझे देर एग्जिस्ट नहीं है कि एक मिल गया ट्रू बोल देंगे। तो हमने इस एग्जाम्पल की हेल्प से ए और सी को गलत किया, तो ये एग्जाम्पल अभी बी और डी को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बी डी ट्रू है, हो सकता है कोई और एग्जाम्पल हो जिसकी वजह से गलत हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो आप कोई और एग्जाम्पल ढूंढिए जिसमें बी और डी में से कोई एक एलिमिनेट हो जाए। और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। तो बी या डी में से कोई, इस एग्जांपल के हेल्प से बी भी ट्रू है डी भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे मॉड जो फंक्शन हमने लिया है ना, मॉड एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल है यहाँ पे, तो इसीलिए। सो आप कोई दूसरा एग्जांपल बताओ जिसकी वजह से बी या डी कोई आउट हो जाए, मतलब डिस्कार्ड कर दे तो जो बचे। यस, सो उसका जस्ट आप नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। सो इफ अगर एफ एक्स आप लेंगे ई की पावर माइनस एक्स, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा ई की पावर माइनस है जो पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। ये नेगेटिव था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, यहाँ भी था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये एक सुटेबल एग्जाम्पल है। अब ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स है और इसका डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है, तो ये एफ तो क्या है यहाँ पे? इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीज हो गया ना, है ना। और मॉड एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर मैं इसमें मॉड एफ एक्स लिखूंगा तो ई की पावर माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ई की पावर है ना, ग्राफ बनाओगे आप ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये है, यही ना। तो ये ई की पावर माइनस एक्स जो है वो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कह रहा है कि मॉड लोगे तो डिक्रीजिंग आएगा। एक मिनट, और खुद फंक्शन क्या था वो, सॉरी, ये क्या है? डिक्रीजिंग है ना, और ये क्या है? ये इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन द बी आउट हो गया, तो जो आप बी कह रहे थे ट्रू है, बी तो आउट हो गया। दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल दैट सेज बी इज फॉल्स, क्योंकि खुद एफ क्या है यहाँ पे? एफ तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इवन। तो ए बी सी आउट हो गया, तो डी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन।
तो चूंकि बाकी 3 को मैंने एलिमिनेट कर दिया इसलिए डी को सही कह रहा हूं। चेक कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि हर ऑप्शन को आप प्रूव करते चलेंगे, मतलब डेफिनेशन से उतना टाइम नहीं रहेगा। तो आपको इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। ओके जी। अच्छा ये तो अब ये सीक्वेंस के क्वेश्चंस होंगे मुझे लग रहा है। ये क्या है, एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम 0 1 फ्रॉम दिस। तो आपसे पूछ रहा है कि ये इसमें अभी सीक्वेंस सीरीज डिस्कस किया ना हमने। चलिए, तो ये टॉपिक तो अभी जस्ट डिस्कस किया, अब इसको ट्राई कीजिए जरा, बताइए। तो आपको बताना है, अरे कहाँ पहुँच गया मैं, तो ये पार्टीशन हो गया। हम्म अभी हमने फंक्शन डिस्कस किया ना, और चलिए इसको जरा डिस्कस कीजिए। इसमें दो टॉपिक है, एक तो सीरीज के कॉन्सेप्ट है, हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज अभी डिस्कस किया था, और ये फंक्शन भी अभी डिस्कस किया, थोड़ा इंटीग्रेशन है हालांकि, और कन्वर्जेंट, हाँ यही है। बताइए, सोच के बताइए क्वेश्चन क्या है। एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डोमेन इसका 0 1 है, और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन 0 1 है और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये गेट का ही क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, इस तरह क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जिसमें फंक्शन और सीक्वेंस सीरीज मिला हुआ है, तो सीक्वेंस सीरीज अभी डिस्कस किया था, इसको सोच के आराम से ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं, याद है हमने कल एक रिजल्ट यूज़ किया था ना, उसमें ये रिजल्ट यूज़ किया था, मैं आता हूँ उस पर। इफ एफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, कंटिन्यूस होना जरूरी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दे, देन एफ इज 1 1 फंक्शन, ये लिखा था ना हमने। इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 1 होगा ना, एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे एफ एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, दिस इज 1 1 फंक्शन। इसी में दूसरा हमने यूज़ किया था कि इफ, मतलब अगर ये भी होगा तब भी ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, देन एफ इज 1 1 फंक्शन, एफ इज 1 1 फंक्शन, यही ना। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब भी 1 1 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तब भी 1 1 होगा, ठीक है ना। तो वो तो ऐसे ही याद आया तो लिख दिया। तो ये है ना, अभी आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है।
MSQ है, MCQ है, MCQ हमें लग रहा है। इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एक ही होगा जो नॉट ट्रू होगा, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ये, एक ही ऑप्शन है जो आउट होगा, मतलब एक ही जो होगा नॉट ट्रू होगा, हमें देखना है कौन सा नॉट ट्रू है, सिंगल नॉट ट्रू, विच वन, बाकी ट्रू होगा, मतलब 3 स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कौन सा वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए ट्राई करते हैं ना, देखिए सो ये कह रहा है कि फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन इन 0 1 सीरीज एफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, और एफ एक्स क्या है, एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 0 1 to r, है ना, तो आपको पता है ये प्रॉपर्टीज थोड़े से है ना, सो एफ तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 0 1 में ना, और उसका रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो एफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, लेकिन है ना एफ एक्स एन 0 से 1 में है, तो एफ एक्स का जो रेंज होगा, जैसे डी, आप डी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ देखो जैसे पहले इस पे आता हूँ, एफ इज ऑल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मान लो बता दिया तुम्हें इंक्रीजिंग है, तो एफ इज गिवन बाय जो रेंज हो, इमेज का मतलब हो गया रेंज, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है डायरेक्टली ना, इसकी वजह ये है कि जैसे x बिलोंग्स टू 0 1 है, तो इसका थ्योरम ये होता है अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है और वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका जो रेंज होगा वो भी एक क्लोज्ड इंटरवल आएगा, है ना, उसका इमेज भी होगा एक क्लोज्ड इंटरवल ही आएगा, तो यहाँ तो ओके है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो 0 का इमेज 0 पे जाएगी, 1 का इमेज मतलब 0 का इमेज f0 पे, 1 का इमेज f1, चूंकि मोनोटोनिक है तो हमें ये भी पता है ना कि x 0 to 1 है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अगर डेफिनेशन लगाओगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये मोर देन f0 और f1, और चूंकि इंक्रीजिंग है ना, तो यहाँ से fx का रेंज होगा वो f0 से f1 होगा, ये तो ओके है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो बेसिकली डायरेक्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, BCD ट्रू है, ओके ठीक है। यहाँ कह रहा है कि एक्स एन एक सीक्वेंस है 0 1 में, तो एफ एक्स एन कन्वर्जेंट होगा, देन एक्स एन कन्वर्जेंट होगा, तो एक्स एन एक सीक्वेंस है 0 1 में, ठीक, और एफ एक्स एन कन्वर्जेंट है, एफ एक्स एन हमें इसने दिया कि एफ एक्स एन कन्वर्जेंट है, तो क्या एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि एक्स एन यहाँ 0 से 1 में फिक्स कर दिया, तो आप एक्स एन कोई नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, जैसे -1 की पावर n अपॉन n सोचते भी, लेकिन वो नहीं ले सकते क्योंकि हमारे यहाँ पॉजिटिव जो सीक्वेंस 0 से 1 के बीच का ही लेना है आपको, तो जो एफ एक्स एन आएगी वो भी फिर से इसका इमेज f0 से f1 में आएगा, और चूंकि ये पॉजिटिव डोमेन है इसका, फंक्शन अगर आप कुछ डिफाइन करेंगे, और मुझे पता है कि एफ एक्स एन कन्वर्ज कर रही है तो एफ एल पे जैसे है ना, और यहाँ एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, तो लिमिट आप इनसाइड शिफ्ट कर सकते हो, देखो ये थ्योरम तो होता है कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एल
देन एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ एल। ये तो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए। क्या इसका कन्वर्स यहाँ पे ट्रू है? तो मे बी कन्वर्स यहाँ इसलिए ट्रू हो सकता है, जैसे सीक्वेंस 0 1 में, अगर 0 1 में नहीं होता, आर में होता, तो आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल जाता। -1 की पावर कुछ ऐसा ले लो, -1 की पावर n ले लो, हाँ, और अच्छा -1 की पावर n अगर लेंगे तो वो -1 में चली जाएगी ना। हाँ, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ये 0 1 की जगह r होता ना तो ये ऑप्शन गलत हो जाते। क्यों गलत हो जाते? अगर मैं एफ एक्स ले लेता x² और an ले लेता -1 की पावर n, है ना, तो वहाँ पे वो तो कन्वर्जेंट है एफ एक्स एन, लेकिन एक्स एन तो +-1 दोनों पे तो कन्वर्जेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे वजह ये है क्योंकि 0 1 में सीक्वेंस है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। अदरवाइज अगर ये 0 1 की जगह आर होता तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता। एनीवे, तो अभी इसकी बात करते हैं। एफ एक्स का कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कुछ ऐसा लो कि इसमें काउंट वो आ जाए, जैसे मान लो तुमसे मैं पूछूं कि जैसे एफ एक्स में अगर ऐसा ले लूं, लेट से x -1/2 और x -1/3, मान लो ऐसा ले लेता हूं मैं एफ एक्स। तो अच्छा, मुझे बोला एफ एक्स एन ही कन्वर्जेंट है, और मैं सीक्वेंस लेता हूं एक्स एन का 1/2 1/3 जब n ऑड है, और 1/3 जब n इवन है। इसको मैं दूसरी तरह से लिख के दिखाता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे देखो, सो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी कोशिश क्या कर रहा हूँ, मेरा भी अटेम्प्ट ये है कि मैं काउंटर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सी ऑप्शन को गलत करने के लिए। अगर नहीं ढूंढ पाएंगे तो हो जाएगा, फिर देखेंगे ट्रू क्यों है। अभी मैं काउंटर एग्जाम्पल सर्च कर रहा हूँ सी को गलत दिखाने के लिए। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ये थ्योरम ही डायरेक्टली। डी तो स्टेटमेंट ट्रू है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। तो मैं देख रहा हूँ स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। ऑप्शन ट्रू नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन तो वो ट्रू होगा जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो मैं देखो एक्स एन एक बनाता हूँ 1/2 जब x ऑड है, जब n हमारा ऑड है, और 1/3 जब n इवन है, और एफ एक्स में लेता हूँ x -1/2 इंटू x -1/3। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं एफ एक्स एन लिख रहा हूँ तो एफ एक्स एन क्या होगी, xn -1/2 इंटू xn -1/3, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ एक्स एन कहाँ कन्वर्ज कर रही है? सोच के बताइए। हाँ, 0 ही होगा। उसकी वजह ये है कि एक्स एन या तो हाफ पे जाए, मतलब कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स एन की जो सबसीक्वेंस है, एक सबसीक्वेंस की लिमिट हाफ है और एक सबसीक्वेंस की लिमिट 1/2 है। तो आप चाहे कोई भी सबसीक्वेंस का टर्म ले लो, 0 पे ही चली जाएगी, ठीक है। लेकिन तो ये तो एफ एक्स एन कन्वर्जेंट है, बट क्या एक्स एन कन्वर्जेंट है? एक्स एन कन्वर्जेंट है कि नहीं? नो। तो यही वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, सी वाला। दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। चेक कीजिए। मैंने क्या किया, हमारा सीक्वेंस 0 से 1 में है, यस। इसने कहा था एफ मुझे कॉन्टिन्यू, एक मिनट, ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये 0 से 1 में डिफाइंड किया है मैंने इसको। एक मिनट, ये चेक कर लो। मतलब पहले ध्यान रखना है कि जो अजम्पशंस है वो ट्रू होने चाहिए। ऐसा एग्जांपल ना बना दे कि अजम्पशन के बाहर हो जाए, तो गलत हो जाएगा। तो एक बार मैं वेरीफाई फिर से कर लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है ना। तो क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ ध्यान रखनी है, किसका माइक ऑन है? शिवम, म्यूट कर लीजिए, या कुछ बोलना है? ठीक है, ओके। तो अब ये वेरीफाई करते हैं। पहला हमने फंक्शन लिया है 0 से 1 में, तो ये में x मेरा जो डिफाइंड है वो 0 से 1 के बीच है। पहले तो ये इसने कहा कि f कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए 0 1 में, तो मैंने फंक्शन लिया, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। x मेरा 0 से 1 के बीच है तो ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोडोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो फंक्शन तो सुटेबल है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, क्वाड्रेटिक है ये। 0 1 डोमेन लिया, डोमेन मेरा 0 1 है, ओके है। अब आगे था कि एक्सन सीक्वेंस है 0 1 में, तो जो मैंने एक्सन बनाया वो 0 1 में है,
क्या एक्स एन के सारे टर्म 0 1 में बिलोंग करेंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? यस, है ना। तो एक्स एन में सारे टर्म बिलोंग करेंगे, एक्स एन विल बिलोंग टू 0 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एक्स एन भी सुटेबल है। अब एफ एक्स एन कन्वर्जेंट होने चाहिए, तो मैंने जो एफ एक्स एन लिया है इसकी लिमिट निकालोगे ये 0 पे जाएगी, क्योंकि एक सब्सिक्वेंस हाफ पे एक 1/3 पे, चाहे वो हाफ पे जाए चाहे 1/3 पे जाए सब्सिक्वेंस, ये 0 पे ही आना है इसको, है ना। तो ये ओके है, तो एफ एक्स एन तो कन्वर्जेंट है, लेकिन एक्स एन कन्वर्जेंट है, आंसर इज नो, ठीक है ना। तो आपको समझना, अगर ऐसा बोलता कि इफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन एफ एक्स एन कन्वर्जेंट होगा, ये थ्योरम है, तो मैं स्टेटमेंट लिखा भी देता हूं आपको इसी में। इसमें ये स्टेटमेंट होता है कि लेट एक्स एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डोमेन पे, ठीक है, समझ आ रहा है। एक्स एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, देन एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंट होने की गारंटी है। इसने आपसे उल्टा पूछ लिया, इस ऑप्शन में आपने ध्यान दिया, उल्टा पूछ लिया ना। उसने कहा कि चलो एफ एक्स एन कन्वर्जेंट है, तो क्या एक्स एन के कन्वर्जेंट होने की गारंटी है? तो मे और मे नॉट बी, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, तो हमने काउंटर एग्जाम्पल बनाए, ठीक है ना। अगर एक्स एन कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स एन को कन्वर्जेंट होने की गारंटी है, और इसमें यह भी लिख सकते हैं आप, दैट इज अगर एक्स एन एल पे कन्वर्ज कर रही है सो एफ ऑफ एक्स एन आपका एफ एल पे कन्वर्ज करेगी, ये है। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, एफ एक्स एन अगर एफ एल पे जा रही है तो एक्स एन जरूरी नहीं है एल पे जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि एफ एक्स एन अगर किसी नंबर पे कन्वर्ज कर रही है तो इट्स डज नॉट मीन कि वो एक्स एन भी कन्वर्ज करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसलिए इसने यही पूछा है। बाकी मैं जस्टिफाई कर देता हूं, तो मुझे जो एक चुनना था कौन सा फॉल्स है, तो दिस काउंटर एग्जांपल इज सेइंग सी स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी देख लेते हैं बी क्या कहना चाह रहा है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट था, तो अभी मैं अगर बी की बात करूं तो यहाँ पे मॉड एफ एक्स 1 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, तो 0 से 1 में इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको इंटीग्रेशन का मतलब पता होगा। इंटीग्रेशन 0 से 1 का मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व, है ना। सो 0 से 1 में तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो भी रहा हो, तो इसके अंडर का एरिया जो होगा वो 0 से 1 में होगा, और जबकि है ना तो ये उसका मॉड लेंगे तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव जो भी रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये है। अच्छा यहाँ से मॉड एफ एक्स या तो 1 हो सकता है या माइनस, अच्छा यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर रखा है कि एफ एक्स का मॉड जो है 1 है, तो 1 है मतलब 1 या -1 है, ओके। तो इंटीग्रेशन 1 ही आएगा, तो एफ एक्स या तो 1 ले लो या -1 ले लो, कोई एक ले लो, है ना। 1 लोगे तब भी 1 आएगा, -1 लोगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो 0 से 1 में है, ठीक है, हाँ। तो दोनों कैसे 1, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो मतलब ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, उसमें क्या एक बार 1 लेना है, एक बार -1 लेना है, तो 1 में ये वाला आ जाएगा एरिया, -1 में इसको मॉड ले लो, मतलब आंसर 1 ही आएगा। तुम चेक कर लो, एक बार 1 एक बार -1 रखो, तो ये ट्रू है। ए क्यों ट्रू है, ए एक्स एन कोई सिक्वेंस है 0 1 में, तो एक्स एन मेरा 0 1 में है, तो एफ एक्स एन, सो एक्स एन जो है वो 0 से 1 में है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सो एफ एक्स एन एफ 0 से f1 में होगा, एफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू f1 अपॉन एन स्क्वायर मोर देन इक्वल टू f0 अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ तक ओके है। सो एफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर जो है इससे लेस है, इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी, f1 तो कोई फिक्स कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट मान लो 2 है एग्जांपल के लिए, f1 की वैल्यू 2 है अभी, तो 2 अपॉन एन स्क्वायर है, सीरीज 2 अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। तो अगर लार्जर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लार्जर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, तो स्मॉलर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट सेज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। सो इसका सीरीज कन्वर्जेंट है, इसीलिए इसका सीरीज कन्वर्जेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ओनली सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन सी है, ओके, और इस वजह से गलत है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको एक गेट का ही क्वेश्चन है, किस ईयर, चलो आंसर की मैच करवा देता हूँ। ये गेट 2023 का क्वेश्चन है, आंसर की देख लो, इसमें आंसर की भी अटैच्ड होगा।
तो ऐसे आपको एग्जाम में करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि घर पे तो आसान आसान क्वेश्चन कर दोगे बुक से एग्जाम्पल देके इधर उधर से, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर क्या था, मैं भूल गया, कहाँ गया, देखो ये आंसर के क्या था, ये 45 ना, देखो सो 45 है, देखो जी 45 का आंसर सी, स्टेटमेंट सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, तो सी सही है। 44 का ए है, 45 का सी है, ठीक है। तो आपको ऐसे डिसाइड करने पड़ेंगे। एनीवे तो इस तरह क्वेश्चन अभी, क्वेश्चन तो और भी होंगे, अब ढूंढ सकते हैं। अभी हम लोग क्या डिस्कस किया है, फंक्शन वाले क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कर रहे थे नहीं, तो ये तो सीक्वेंस वाले हैं, तो सीक्वेंस आप कर लोगे। देखो अच्छा, ये कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी को ऐड कर दिया कि f01 से इसमें है और S2R में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, fx कनेक्टेड है, कनेक्टेड छोड़ो, ये जैम ma का है, तो ये हमारे काम का नहीं है, छोड़ दो इसको। तो अभी ये तो हमने क्लास में डिस्कस किए होंगे, तब छोड़ो, ये तो बाकी वही है। चलो भाई, ये तुम लोगों ने सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में, देखो ये वाला करो, अभी इसकी बात करते हैं, फिर अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन देखो, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, तो ये ऑलरेडी PYQ का ही है, तो आया हुआ क्वेश्चन है। fx आपको दे रखा है कि -1 to x² - 2x e की पावर t² - t dt फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। f डिक्रीज कर रहा है 0 से m में, f इंक्रीज कर रहा है m से इन्फिनिटी में, बताओ m क्या होगा, बताओ सॉल्व करके। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, बताइए क्या आंसर आएगा। कर पाओगे सॉल्व? एक बार इसे बोले 11-12 वाली बेसिक देख लेना, क्लास 11-12 में जो NCERT था उसमें। तो यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपसे मैं पूछूं कि f' क्या है, तो f' आप लोगों को निकालना आता है? अच्छा, इसमें ये यूज़ करना पड़ेगा, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो अभी के लिए यूज़ कर लेता हूँ, आगे बता दूंगा। देखो तो ये आ जाएगा e की पावर ये x² - 2x है ना, x की जगह t की जगह ये अपर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट दिस होल स्क्वायर माइनस x² - 2x, अपर लिमिट इनटू में इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x - 2 माइनस, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो जीरो ही हो जाएगा, है ना, तो लोअर लिमिट तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, टी की जगह ये रखा इनटू डेरिवेटिव, तो यहाँ से f' आपका मिला 2x - 2 e की पावर समथिंग, तो e की पावर समथिंग तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। e की पावर ये आ गया x² - 2x का होल स्क्वायर माइनस x² - 2x, ये f' है आपके पास। अब क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा ये मैं डिस्कस करूंगा आगे मैक्सिमा मिनिमा में, लेकिन ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है ना। सो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि f' अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, या मैं थ्योरम से कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है इफ एंड ओनली इफ f' मोर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ
x is more than equal to 1, f dash x less than equal to 0 if and only if f less than equal to 1। तो ऑप्शन, अब क्वेश्चन पढ़ लो और ऑप्शन देख के बताओ आंसर क्या है। मैंने क्वेश्चन के हिसाब से ही कर दिया, थ्योरम था ना कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ एफ डैश इज मोर देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ दिस, यही तो है ये। तो यहाँ आ गया x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, है ना। तो जैसे एक्चुअली ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा, तो ये 1 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और माइनस इन्फिनिटी से 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, है ना। इस पे स्ट्रिक्टली आपका इंक्रीजिंग और इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 1 इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि 1 के आगे ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 1 के आगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और हाँ, क्योंकि ये लोग जो पेपर बनाते हैं ये ऐसे बनाते हैं, इसमें इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक्चुअली ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इंक्रीजिंग मान के लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसने ओपन इंटरवल दिया है। तो 0 से 1 में फंक्शन जो है इनफैक्ट, है ना, 0 से, अच्छा यहाँ -1 से स्टार्ट किया था, कोई बात नहीं है, 0 से 1 में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो आप डिक्रीजिंग ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि 0 से 1 में डिक्रीजिंग है ना। हाँ, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग भी है एक्चुअली उसमें। तो 0 से 1 में डिक्रीजिंग, आप डिक्रीजिंग लिखो सिर्फ, मतलब जैसे 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, इससे डिक्रीजिंग है। तो जैसे 0 से 1 की बात करें अभी, तो क्वेश्चन ने बोला है 0 से 1 में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आंसर इज 1। तो क्वेश्चन के हिसाब से m इज 1 एक्चुअली, 1 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, 1 के पहले डिक्रीजिंग है, 1 दोनों में कॉमन है इसलिए इंक्लूड नहीं किया इसने, है ना। तो आंसर इज 1, तो सिंपल आंसर 1 है इसका। तो ये डिफरेंशिएशन ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, यही है। बाकी क्वेश्चंस देख लेना, ऑड इवन फंक्शन पर भी क्वेश्चंस आए हैं। चलो अभी अगले क्लास में कंटिन्यू करूँगा, जैसे ठीक है, तो यहीं स्टॉप करते हैं, डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ।